नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th क्षितिज पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ बेलों की कथा इसको देखने वाले हैं। तो ये पाठ का सार शॉर्टकट में आप यदि इस पाठ के सार को रीडिंग कर लेते हैं या सुन लेते हैं तो आपका पूरे पाठ का ज्ञान हो जाएगा कि इस पाठ में क्या दिया हुआ है। तो ये एक बेलों के ऊपर लिखी गई प्रेमचंद लेखक इसका तो आत्मकथा है। तो पढ़ते हैं। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। असंतोष का मतलब बैल मारता है लेकिन गधा कभी सिर भी नहीं लाता। ठीक है, तो गधे में किसके गुण है? ऋषि मुनियों के। इसके बाद में झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। झूरी काछी एक व्यक्ति का नाम है जिसके पास में हीरा और मोती दो नाम के सुंदर और स्वस्थ बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध थे। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उसने खूब काम करवाया। जो झूरी का जो साला था उसका नाम था गया। उसने उसको खूब काम करवाया लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। खाने को अच्छा उनको नहीं दिया गया। अतः दोनों रस्सी उड़ाकर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया, क्योंकि झूरी की जो पत्नी थी वो सोच रही थी कि ये मेरे ससुराल से भागकर यहाँ आ गए, अब मेरा जो भाई है वह कैसे काम करेगा। उसने उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। मतलब झूरी की जो पत्नी थी उसने भी क्या करा, यहाँ पर जो मजदूर था बैलों को पालने वाला उससे कह दिया कि भाई जो बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। ये उनकी सजा है वहाँ से भाग के आने की। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और खाने को भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, बैलगाड़ी, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में पड़ी रस्सियाँ होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका भी रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। मतलब बैलों की स्थिति और इस बालिका की जो स्थिति थी वो दोनों सेम ही थी। इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल देती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत ख़राब थी, दोनों की, मतलब बैलों की और बच्ची की, दोनों की। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियाँ खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े पर पकड़ नहीं सके। भागते भागते दोनों नई जगह पर पहुँच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे क्योंकि वो वहाँ से आज़ाद हो गए थे। दोनों ने खेत में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चढ़ते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देख हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए। कांजी हाउस वो जगह है जहाँ पर आवारा जानवरों को बांध दिया जाता है। फिर जब उसका मालिक लेने आएगा तो या तो उससे हरजाना लिया जाता है या फिर कोई अगर मालिक लेने नहीं आता तो उसकी नीलामी कर दी जाती है। वहाँ और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत ख़राब थी। जब हीरा और मोती को रात को भोजन नहीं मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। किसकी दीवार गिराकर? जिस कांजी हाउस में ये सभी जानवर बंद थे उनकी दीवार को गिरा दिया। मोती भाग सकता था पर हीरा को बंदर देखकर वह भी भाग न सका। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की, मतलब मोती को खूब डंडे से पीटा। मोती कौन है? 2 बैलों में से एक बैल। और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा और मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। रास्ता पहचान गए वो। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे, खुश होकर, और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल और जोर दबस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। ठीक है, अब ये जो पाठ है ये लिखा किसने? प्रेमचंद ने। तो प्रेमचंद के जीवन का परिचय क्या है? देखो, प्रेमचंद जी का जन्म जो है सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बीए की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। और इसके बाद इनका देहांत भी हो गया। तो तारीख अगर आपको याद रहता तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल आपको ये लेखक परिचय भी याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने एग्जाम में वार्षिक परीक्षा में आपसे लेखक का परिचय भी पूछा जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखे हैं उनके नाम है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान,
ये गबन और गोदान जो है ये इनके फेमस उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के, तो ये आपको ध्यान रखना है। मान लो क्वेश्चन से आप प्रश्न में पूछ लिया जाए कि प्रेमचंद लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों के नाम लिखिए, तो गबन और गोदान गोदान तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। बाकी पत्रिका भी लिखी उन्होंने, हंस, जागरण, माधुरी, इन पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। अब हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो कांजी हाउस में जो पशु को बंद कर दिया जाता था, तो कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते थे। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती है तथा समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती है। और हाजिरी क्यों ली जाती है? तो इसके 3 कारण हैं। पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता रहे, एक तो याद पड़े कि पशु कितने हैं, कम तो नहीं हो रहे हैं, या कोई चुरा तो नहीं रहा है पशुओं को। पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए, ठीक है। तो ये मूल कारण है। दूसरा क्वेश्चन है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ पावा है? छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण थे। छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, वह सोतेलेपन का दर्द झेल रही थी, वह मां के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं, कौन? बैल भी, और अपने मालिक से दूर हैं। जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सोतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा था। इसलिए दोनों की जो कंडीशन थी वो सेम थी, इसलिए छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया, ठीक है। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं कि एकता में शक्ति है, क्योंकि दोनों बैल साथ रहते थे। अपने साथ साथ दूसरों का भी हित सोचना चाहिए, क्योंकि कांजी हाउस में आपको बताया, कांजी हाउस में जब सारे पशु बंद थे तब दोनों बैलों ने सभी को आज़ाद कर दिया था, परंतु खुद नहीं भागे थे। तो अपने साथ साथ दूसरों का भी हित सोचना चाहिए। सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता है। कांजी हाउस में जब सारे पशु भाग गए थे और हीरा की जो रस्सी खुल नहीं रही थी, तो हीरा ने मोती से कहा था कि तुम चाहो तो भाग सकते हो, परंतु मोती फिर भी नहीं भागा, क्योंकि सच्चा मित्र था। और सच्चा मित्र मुसीबत के समय कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार बैलों ने गया नामक व्यक्ति से आज़ादी पाने के लिए कितना कष्ट था, वहाँ से वो भाग गए, ठीक है। तो हमें भी आज़ादी का मतलब समझना चाहिए। हमारे जो देश में जो महान क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, तो उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? मतलब कहानी में प्रेमचंद ने गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। तो गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है, मतलब कितना भी काम कराओ बदले में विरोध नहीं करता। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर नहीं करना चाहिए। कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब व्यक्ति को इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। तो अगला क्वेश्चन है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में बहुत अच्छी दोस्ती थी। पहला कारण, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं, गर्दन हिला हिला कर चलते हैं। उस समय हर एक की चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे, मतलब दोनों बैलों में से प्रत्येक बैल सोच रहा है कि ज़्यादा वजन किसके ऊपर रहे, मेरे ऊपर। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता था, दूसरा भी हटा लेता था। एक ने अगर खाना बंद कर दिया, दूसरा भी खाना बंद कर देता था। मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों को कांजी हाउस में बंदी बनाया गया। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर भी वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के इन सभी पॉइंट्स में पता चलता है कि हीरा और मोती में बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करिए। अब प्रेमचंद क्या सोचता है स्त्री के बारे में? जब उसने अपनी कथा में लाइन लिखी, तो हीरा के इस कथन से ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्री अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती है। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। मतलब लेखक के हृदय में नारी के प्रति किसका भाव था? आदर का भाव था। इसलिए कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं कौन निवास करते हैं? देवता निवास करते हैं। इस प्रकार से आप इस उत्तर को बना सकते हैं, ठीक है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पाठ का सार पढ़िए, क्वेश्चन आंसर को रिपीट करिए और अपने मन से लिखिए, ठीक है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो
पशु और मनुष्य की दोस्ती के बारे में क्या कहा गया है पाठ के अंदर? तो पशु आदिकाल से मनुष्यों के साथी रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास, मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। जूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं। पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिससे पता चलता है कि पशु और मनुष्य के बीच में जो संबंध थे इस पाठ के अनुसार अच्छे थे। ठीक है, इस इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। आपको पता है कांजी हाउस में जब सभी पशुओं को बंद थे तब मोती ने दीवार गिरा दी थी। ठीक है, कांजी हाउस की दीवार गिरा दी। तब सारे जो पशु अचेत अवस्था में पड़े थे वो सब चेत अवस्था में आ गए थे, चेतना में आ गए थे और सब वहाँ से भाग गए थे। ठीक है, परंतु 2 जो बैल थे, हीरा और मोती, वो भाग नहीं पाए थे क्योंकि हीरा की रस्सी बंधी हुई थी। अब जब सारे जानवर भाग गए तो ये कथन फिर मोती ने कहा कि वे सब तो कम से कम आशीर्वाद देंगे जो भाग गए। ठीक है, तो मोती का स्वभाव कैसा था? उग्र होते हुए दयालु था। वे मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो कांजी हाउस में बंद जानवर की जान बचाता है, नहीं तो उसको क्या मतलब था। ठीक है, मोती साहसी है। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। ठीक है, मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। तो इस कुछ बातें हैं मोती के बारे में। अब आशय स्पष्ट कीजिए, ये कुछ अलग क्वेश्चन है। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस कथन का क्या आशय है? देखो, ये जो अवश्य ही उनमें ऐसी गुप्त शक्ति थी, ये किसकी बात कर रहे हैं? तो जानवरों में कौन सी शक्ति होती है? गुप्त शक्ति। गुप्त शक्ति का मतलब वह अपने हाव भाव, उनको जीवन ने दी भगवान ने बोलने के लिए जो इंसानों को दी है, तो वे अपने हाव भाव द्वारा ही अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो वो जो शक्ति है वो इंसानों में नहीं है। ठीक है, इंसान उस शक्ति से वंचित है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती है कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। अक्सर वह स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरे का हित सोचना नहीं चाहता। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। जब वो बच्ची उन बैलों को रोटी देने के लिए आती थी तो एक रोटी से उन बैलों का पेट नहीं भर सकता था, परंतु उस बच्ची की व्यथा और उन दोनों बैलों की व्यथा दोनों सेम थी। इसलिए उस बच्ची को देखकर उन दोनों बैलों को आत्मीयता का भाव प्रकट होता था, इसलिए कथन कहा गया है। ठीक है, आप इस उत्तर को पढ़ सकते हैं। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा खाने के लिए क्यों दिया? क्योंकि तो इसका उत्तर बन जाएगा अपना, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, आगे भी और कुछ क्वेश्चन है, आप पाठ में देख सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया। इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देखिए, रीडिंग करिए, क्योंकि सिंपल कहानी है, आपको आसानी से सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। धन्यवाद।